के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, मैंने बायोट-सावर्त लॉ आपको समझा दिया था, तो उसी से संबंधित कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ केसेस हैं, उसको समझेंगे क्योंकि जो आपको एग्जाम में आएगा सारी चीज़ें एक साथ नहीं आएंगी। तो स्टेप बाय जो केसेस बताया है उसको समझिए। उसके बाद है आपका एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ के बाद एम्पियर्स लॉ। और एम्पियर्स लॉ को प्रूफ नहीं करना है आपको, उसकी भी कुछ एप्लीकेशन से वो देखना है। और उसमें कुछ एक पॉइंट आएगा सोलेनॉइड, जो कि आप पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन सोलेनॉइड और उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होता है और उसकी भी कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो ये तीन बातें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आज इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से आप समझेंगे और कुछ भी प्रॉब्लम होगी आप पूछेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। बायोट-सावर्त लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसके बाद है आपका उसकी कुछ एप्लीकेशंस हम देखते हैं। तो पहली चीज हम समझते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं कई तरीके से कई उसमें समझाऊंगा लेंथ को लेकर के, ठीक है, और डायरेक्शन को लेकर के। तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर निकालेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। यहाँ क्वाइल ये लूप की बात नहीं रही है, सिर्फ जो है स्ट्रेट कंडक्टर की बात हो रही है। तो फाइनाइट लेंथ ले रहे हैं हम कंडक्टर का, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा एक फिगर दिया हुआ है। देखिए लेंथ हमने फिक्स कर दिया है, जैसे दिया है ए से बी तक, यहाँ से ए से ये एम तक का फिगर दिया हुआ है, ठीक, ये इसकी लेंथ है एल। और एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने उसमें डी एल। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ पी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये P की पोजीशन अगर आप चेंज करते हैं तो यहाँ से A पॉइंट से और M पॉइंट से, या आप यहाँ पर सिंपल जो एलिमेंट लेंगे DL, ये D जो L लेंगे आप, D और E, इन दोनों के बीच में अगर ये लेंथ DL है तो इसकी पोजीशन से यहाँ का डायरेक्शन चेंज होने के वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर देखना है हमें कि इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ P ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट DL। इसकी अगर हम अलग अलग पोजीशन रखते हैं, पोजीशन हम बताएंगे आपको अलग, हम लास्ट में एक केस दिए हुए हैं कि जब P जो है इसके इस यहाँ पर आ जाएगा, इसकी सीध में आ जाएगा, तब क्या होगा, ठीक है। तो वो तो केस है अलग अलग, लेकिन हम आपको पहले से इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से कि DL पर P से जो एंगल बनेगा उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो वन बाय वन हम लोग समझते हैं इसको। सपोज कीजिए ये सारी चीजें गिवन क्वांटिटी हमने मान लिया, करंट आई है, और यहाँ से ये जो C से B तक का जो पोजीशन है R है, और ये φ1, ये देखिए यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है ये φ1 है, ये φ2 है, मतलब एंगल A, B और C φ1 है। पूरा ये दिया है मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके अलग से, ये आपको समझने के लिए है, कोई रिटन वर्क नहीं था, लेकिन समझाना इसलिए हमने आपको अलग से ये लिख दिया है कि एंगल DEP, ध्यान दीजिए D कहाँ पर है, ये पोजीशन है, ध्यान रखिए, इधर DL लिखा था इसलिए अंदर लिख दिया हमने। DEP, DE और P, यहाँ ये एंगल आपका थीटा है, ठीक। दूसरा एंगल हमने लिया हुआ है एंगल CPE, फाई, C और P और ये E, ये एंगल फाई है, ये पूरा एंगल फाई है। उसके बाद ऊपर जो है APC,
ये ऊपर पूरा बड़ा वाला एंगल ए पी और सी, ये एंगल फाई 1 है, प्लस दे दिया क्योंकि ऊपर के तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं। और सीपीएम, सीपीएम नीचे का जो बड़ा एंगल है सीपीएम, दैट विल बी -φ2। क्लियर? नेक्स्ट डीपीई, डीपीई अब ये देखिए एलिमेंट से डी और पी और ई का जो एंगल है दैट विल बी d5। अब इसको लेना है अलग अलग तरीके से, इसलिए हमने ये पहले एक्सप्लेन कर दिया है, जहां जहां लेंगे वहां हम बताएंगे आपको। अब सबसे पहले आते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ, क्योंकि उसी की एप्लीकेशन देख रहे हैं। इसी फार्मूले को हम अलग अलग तरीके से इस पोजीशन को चेंज करके और बनाएंगे, इसीलिए हमने इस बायोट-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन नाम दिया है इसका। आपकी बुक में भी अलग तरीके से दिया हुआ है, इसको समझिएगा, अलग अलग टॉपिक पर बेस्ड है। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ये फर्स्ट देखिए, ये ट्राइंगल लिया हमने डी एन ई, देखिए फिगर में ये डी और एन, यहां से हमने क्या किया है कि एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाला हुआ है। ध्यान रखिए, ये डीएल तो हमने खुद ही एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो डिस्टेंस बहुत ही, बल्कि आप ये समझ लीजिएगा हमने यूज भी किया है कि ई एन लगभग एन के, ई एन जो है ई के लगभग बराबर है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस लेंगे हम ई पी, ये ई बी, दैट विल बी आर। तो ये एन एन पी या ई पी बोथ आर सेम, दैट विल बी आर, इसलिए एन जो है लगभग ई के बहुत ही क्लोज में है। तो यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट लिया हमने ट्राइंगल डी एन ई, डी एन ई। अब ये डीएल हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है, वो डीएल आपका एलिमेंट है, तो डी है ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, डी एन अपॉन डी एल, और ये एंगल बताया था मैंने कि आपको थीटा है, टी पी डी पी और ई, ये एंगल का आपको थीटा है इस ट्राइंगल में, इसलिए यहाँ पर ये आ गया साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dn की वैल्यू निकाला हमने, dn इज इक्वल टू dl साइन थीटा। तो db इज इक्वल टू ये dl साइन थीटा। अभी इस इक्वेशन में फर्स्ट जो बायोट-सावर्ट लॉ का एक इक्वेशन है, dl साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dn, dl साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे, ये dn, और i ऐसे ही रहेगा, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एन अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। देखिए कौन सा ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ट्राइंगल डी एन पी। ध्यान दीजिए कहां पर है, डी एन और पी, ये ट्राइंगल है, ये बड़ा सा। तो इसमें हमने क्या लिया, आपको मालूम है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, तो ये एक आर्क खींचा हुआ है, डीएन हमारा एक आर्क टाइप का है, यहाँ पर आर्क है, और ईपी जो है हमारा रेडियस है। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो परपेंडिकुलर डाला है ई के बहुत ही करीब है, इसलिए ई और एन को हम सिमिलर मान के चल रहे हैं, और वो एन है। तो आर्क एंगल डी फाई लिया हुआ है, ये पहले ही आपको बताया हुआ है कि दैट एंगल इज द डी फाई। तो ये डी फाई इज इक्वल टू डी एन अपॉन आर, डी एन अपॉन रेडियस, रेडियस आर है। अब इस डी फाई की वैल्यू ध्यान दीजिए, डी फाई यहां से डी एन निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी एन निकाला, डी एन इज इक्वल टू आर डी फाई, और यह वैल्यू हमने कहाँ रख दिया, इक्वेशन नंबर 3 में जो अभी बनाया था हमने। तो वहां पर क्या आ जाएगा, आर डी फाई डी एन की जगह पर, तो ये आ गया डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर डी फाई अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एक आर यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई, ये आर कैंसिल हो गया है, तो आई डी फाई अपॉन आर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया है। अब नेक्स्ट आपका हम ले रहे हैं
ट्राइंगल सीपीई देख लीजिए, ट्राइंगल सीपीई कहां पर है, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल सी पी और ई, ठीक, सीपीई। तो सीपीई में कॉस फाई लिया हुआ है क्योंकि ये फाई एंगल बना हुआ है, ठीक है ना। सीपीई पूरा ये फाई है, ये दिया हुआ है यहाँ पर, पहले भी हमने लिखा हुआ है। तो कॉस फाई लिया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सीपी इज इक्वल टू बेस और ईपी हाइपोटेनियस है, तो सीपी कॉस फाई इज इक्वल टू सीपी हमारा ये कैपिटल आर है और ईपी इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो यहां से हमने क्या किया, 1 अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू निकाली, यहाँ पर रखना है 1 अपॉन स्मॉल आर, इक्वेशन नंबर 5 में 1 अपॉन आर की वैल्यू निकालना है, रखना है। तो 1 अपॉन आर की वैल्यू निकालिए तो ये कैपिटल आर इसके नीचे आ गया, तो 1 अपॉन आर स्मॉल आर इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन स्मॉल आर। और देखिए इसमें क्या चेंज आएगा कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, क्या आ गया, आई कॉस फाई डी फाई अपॉन आर। ध्यान दीजिए ये इक्वेशन हमने बनाया बाय द बायोट-सावर्त लॉ, बायोट-सावर्त लॉ से हमने यह इक्वेशन बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि cos फाई विल बी चेंज फॉर डिफरेंशिएट वैल्यू ऑफ डीएल, स्मॉल डीएल की वैल्यू जो है चेंज डिफरेंशिएट, cos फाई विल बी चेंज for the different value of the small element dl. Integrating both side, my plus phi 1 से लेके माइनस phi 2 या माइनस phi 2 से phi 1 तक हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इसमें जो कांस्टेंट टर्म थी म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन कैपिटल आर को हमने कॉमन निकाल लिया। ये इंटीग्रेट phi 1 टू माइनस phi 2 cos phi d phi, और इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई डी फाई इज इक्वल टू साइन फाई होता है, और इसको हम पुट करेंगे फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन आर। और एक बार ये वैल्यू रखते हैं फाई 1 फिर माइनस फाई 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन फाई 2। यह एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ध्यान रखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ध्यान रखिएगा। बायोट-सावर्त लॉ में यह एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब इसी पर देखिए थोड़ा सा और कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर द फाइनाइट लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, इसी एप्लीकेशन को इसी फार्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं कि लेंथ को भी फाइनाइट कर दिया हमने, ये एल को फाइनाइट कर दिया, और हमने क्या बता दिया कि एल इज लेस देन आर, आर की तुलना में जो लेंथ है वो बहुत ही छोटी है। अब लेंथ बहुत छोटी है, ये लेंथ छोटी हो गई, ध्यान रखिए ये लेंथ जो है छोटी हो गई, और ये जो है यहाँ पर ये खिसक के चला आएगा आपको ए के बहुत ही करीब, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोनों तरफ एंगल है ये इक्वल हो जाएंगे, फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, लगभग 90 का एंगल बन जाएगा। तो दोनों जगह पर हमने फाई 1 फाई 2 की जगह 90 रखेंगे, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट पी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन आर 1 प्लस 1 2, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये कब के लिए है, ये आपको एग्जाम में एक पार्टिकुलर कोई भी केसेस में जो मैंने बताया हुआ है 2-3, उसमें से एक केस पर आपसे डिस्कस कर सकता है, क्वेश्चन दे सकता है यो। तो ये जब एल आपका लेस, बहुत ज्यादा लेस है आर से, क्लियर। दूसरी कंडीशन में कि जब आपका ये वन एंड पर चला जाता है, पी जो है एक साइड, या तो इसका यहाँ पर आ जाएगा और नहीं तो ए के बिल्कुल पास में एक ए वन एंड पर आ जाता है, मतलब ये जो वन एंड पे आ जाएगा तो क्या होगा
कि ये जो है यहां से बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। φ1 बिल्कुल 0 हो जाएगा, मतलब जब ये बिल्कुल क्लोज हो जाएगा तो लगभग ये 0 के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसी पर फार्मूले को हमने φ1 की जगह पर 0 और φ2 की जगह पर 90 डिग्री ले, क्योंकि P क्लोज टू वन एंड, किसी भी एंड के एक के पास में आ गया है ये, तो क्या हो जाएगा वही फार्मूला, sin 90 की जगह पर एक जगह पर 0 और एक जगह पर हम रख देंगे sin 91, तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन, ये अगर वैल्यू इसी के आगे लिखते हैं तो ये 2 पाई आएगा, और यहां से आप निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका 2, ये 4 पाई आ जाएगा। तो 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई है, आप यहाँ के अगर आगे इसी को डिस्कस करेंगे तो यहाँ 2 लिखिएगा, और अदरवाइज 4 पाई भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। क्लियर? और तीसरे केस में देख लीजिए कि अगर P इज इन लाइन विथ द कंडक्टर, अगर ये लाइन हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन थी आपकी बायो-सेवर्ट लॉ की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और बायो-सेवर्ट लॉ पे कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको इस साल जरूर आएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं ले रहा हूं वो है आपका एम्पियर्स लॉ। ठीक है, इसको हम एक तरीके से गॉस लॉ भी कहते हैं। आपने पहले इलेक्ट्रिसिटी में गॉस लॉ पढ़ा हुआ है, सिमिलर लॉ है। क्या लॉ है कि दिस लॉ स्टेट दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर क्या था गॉस लॉ में, इलेक्ट्रिक फील्ड था, बस यही चेंज था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड, फॉर क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट लिंक विद द लूप। एक तो क्लोज्ड लूप के लिए है, ये हमेशा क्लोज्ड लूप के लिए रहेगा, और करंट का जो म्यू नॉट टाइम है वो किसके बराबर होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और जो स्मॉल एलिमेंट है डीएल के। क्लियर? दिस क्लोज लूप इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। इस क्लोज लूप को हम क्या कहते हैं, एम्पीरियन लूप कहते हैं। अब इस पर बेस्ड कुछ जो है एप्लीकेशन देखते हैं, क्योंकि ये खुद प्रूव्ड है, इसको प्रूव नहीं करना है, इसका प्रूफ नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। अगर और अलग अलग डेरिवेशन में भी देखेंगे आप तो ये आएगा, आपको ऐसा वैल्यू आपको आएगी, इसलिए ये ऑलरेडी प्रूफ है, इसको प्रूफ नहीं करना है। अब इस पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन हम देखते हैं। पहला हम ले रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर करंट नहीं बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसलिए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बात करते हैं कि उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। फर्स्ट स्टेप लिया हमने कि कंसीडर एन एम्पिरियन लूप, एम्पिरियन लूप ले लिया हमने। मच सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब सभी तरफ जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा, इन शेप ऑफ द सर्किल सच दैट इट्स एक्सिस अलोंग द कंडक्टर, इसका एक्सिस जो है कंडक्टर के अलोंग है, ये आपका एक एक्सिस है और दूसरा ये एक्सिस है। इन सच ऑब्जेक्ट एंगल बिटवीन द बी एंड डी एल इज 0। हमेशा यहाँ पर जब ये B इस तरीके से रहेगा कि B और DL के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 होगा, एंड B इज सेम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका क्लोज लूप में हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड B इज सेम एट एवरी पॉइंट एंड रेडियस इज द सेम। सेम सर्किल है तो इसका रेडियस सेम रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हर जगह बराबर होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड
और स्मॉल एलिमेंट, दोनों का बीच का जो एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो स्पेशल केस है, ये ध्यान दीजिएगा। एम्पिरियंस लॉ में, एम्पिरियंस लूप में यह स्पेशल केसेस बताए जा रहे हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड इसी तरीके से ये जो स्टेप दिया हुआ है मैंने फर्स्ट, इसी को बना के आपको क्वेश्चन बनाएंगे वो। तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि जब बी और डीएल के बीच में एंगल 0 है, तो जो आपका एम्पीरियल लॉ कहता है बी, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी और डीएल cos 0 1 हो जाएगा। cos 0 दोनों के वैल्यू में एंगल मैंने पहले ही बताया 0 होगा, तो बी लाइन इंटीग्रल ऑफ द डीएल। और लाइन इंटीग्रल ऑफ द डीएल का मतलब क्या है, इस क्लोज लूप का सरकमफ्रेंस ले रहे हैं हम, ठीक है, क्लोज लूप यानी सरकमफ्रेंस ले रहे हैं। तो इसका अगर रेडियस आर है तो इन लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई आर, तो ये आ जाएगा b इंटू 2 पाई आर, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर जो हम निकाल रहे हैं, करेंट लिंक्ड विद द क्लोज लूप। अगर क्लोज्ड लूप है कोई भी, तो अंदर के साइड में करंट क्या होता है, 0 होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा। ठीक, थर्ड स्टेप हो गया ये आपका। फोर्थ स्टेप में अगर म्यू नॉट आई इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर, यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, करेंट। करेंट के बारे में अगर बात कर रहे हैं कि म्यू नॉट आई इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बी निकालें तो वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इस फार्मूले से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा केस है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। अब सोलेनोइड आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। सोलेनोइड क्या होता है, हमने आपको डेफिनेशन लिख दिया है ऑलरेडी, इसको समझ लीजिए कि एक सिलेंड्रिकल कॉइल होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी रहती है, उस पर कॉइल जो है लार्ज नंबर रूप में उसको रैप किया जाता है। The cylindrical coil of the large number of turn is defined as the solenoid। आपने 10th क्लास में बकायदा इसको बनाया भी था और देखा भी था, ठीक है, याद है कुछ, तो उसको आप ध्यान दीजिए। और कैसे डायरेक्शन पता लगाते हैं सोलेनोइड में, दोनों तरफ किस तरीके से डायरेक्शन पता लगाया जाता है, नॉर्थ और साउथ पोल के बेस पर, है ना। नॉर्थ पोल पर हमने क्या देखा था, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज में है तो उसका नॉर्थ पोल टाइप के डायरेक्शन बनेगा वहां पर, और जो साउथ पोल बनेगा वहां पर क्या रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा। तो डायरेक्शन भी ध्यान देना है। A long solenoid means length is more longer than the radius। अब यहाँ पर हम कंडीशन दे रहे हैं कि लॉन्ग सोलेनोइड, तो हमने बताया कि एक अगर सिलेंड्रिकल सबस्टेंस के ऊपर, सिलेंड्रिकल कॉइल के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर अगर हम लार्ज नंबर ऑफ टर्न दे दे कंडक्टिंग वायर का, तो वो सोलेनोइड बन जाता है। अब यहाँ पर हम लॉन्ग सोलेनोइड का यूज करेंगे कि, और उसका मतलब है कि लेंथ इज मोर लॉन्गर देन द रेडियस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इन साइड में, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, पढ़ा हुआ है ऑलरेडी आपने, बट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड। सोलेनोइड के बाहर जो है किसी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है, वो आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा पढ़िएगा। वैसे आपको बता दें कि बाहर के तरफ जो है, शॉर्ट में बाहर की तरफ जो है करंट नहीं रहता है, करंट की वैल्यू कम हो जाती है, जो टर्न होता है इनसाइड में रहता है। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड करंट भी जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन बाहर की तरफ नहीं रहता है।
अगर मान लीजिए इफ द नंबर ऑफ टर्न इज n एंड लेंथ इज l, देन टर्न डेंसिटी, एक हम टर्न यूज करेंगे, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन n। मतलब क्या हुआ है, नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न को हम स्मॉल n से डिफाइन करेंगे, स्मॉल n से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने क्या किया कि एक रेक्टेंगुलर स्लेब ले लिया, सोलेनाइड है लेकिन एक रेक्टेंगुलर स्लेब ले लिया है, और ये रेक्टेंगुलर स्लेब आप ध्यान दीजिएगा, ये रेक्टेंगल जो काटा हुआ है मैंने PQRS, ये PQ जो आपको यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर दिख रहा है, ये आपको दिखाने के लिए लिखा हुआ है, ये बिल्कुल जो है इसके सरफेस के टच करता हुआ रहता है, ठीक है। ये तो इनसाइड में है ही, ये SR पॉइंट जो है आपका इनसाइड है, ये जो सरफेस है PQ, दैट विल बी वेरी क्लोज टू द सोलेनाइड, बहुत पास में रहता है। तो आगे हम देखें, अगर फर्स्ट स्टेप में कंसीडर एन एम्पियर्स लूप इन द रेक्टेंगुलर शेप PQRS सच दैट SR इज अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनाइड। ये आपका ध्यान दीजिए, इसका डायरेक्शन आप किस तरीके से निकाल रहे हैं, ये आप राइट हैंड पाम रूल से निकाल रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल से, तो इसका डायरेक्शन ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर कंसीडर एन एम्पेरियन लूप ए रेक्टेंगुलर शेप PQRS सच दैट SR is along the axis of the solenoid। ये जो रेक्टेंगल है उसका जो SR पार्ट है, SR लेंथ है, वो सोलेनाइड के एक्सिस में है। तो अब यहाँ पर दूसरी चीज हम क्या समझें कि हमें मालूम है लाइन इंटीग्रल BDL टोटल कितना होगा। अब ध्यान दें, हम अपने रेक्टेंगुलर स्लेब पर, तो ये कितना होगा लाइन इंटीग्रल, आप पहले RS, तो हमने लिखा S2R, ठीक है, ये दिया हुआ है S2R BDL cos 0, पहले ही बताए हुए cos, ये आपका करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, DL और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल रहेगा 0 रहेगा, ठीक है, प्लस SR के बाद RQ। अब RQ इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पर ये अगर आप साइड देखें, अगर ये एक्सिस में है तो ये RQ और PS ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा RQ के लिए BDL cos 90 डिग्री, और ये तो बाहर है, ये आपका बिल्कुल सोलेनाइड के बिल्कुल बाहर है, इसलिए यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड होने का प्रश्न ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये लिखा मैंने 0 DL cos थीटा, ठीक है। और चौथा आ जाएगा आपका SPS, तो PS जो है 90 डिग्री है, तो ये लिखा BDL cos 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये BDL cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, यहाँ पर ये 0 हाई है और यहाँ भी 0 हो जाएगा। मतलब क्या है कि सिर्फ ये जो है आपका लाइन इंटीग्रल S2R BDL cos थीटा रहेगा और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये आ जाएगा BDL लाइन इंटीग्रल BDL। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, BDL, B तो रहेगा ही, लाइन इंटीग्रल ऑफ DL इज इक्वल टू लेंथ, और अगर इस सोलेनाइड की लेंथ स्मॉल l है तो दैट विल बी इक्वल टू BL, है ना। और यह BL किसके बराबर होगा, ये लेंथ जो है आपकी SR के बराबर होगा। ऐसा हम मान के चल सकते हैं कि ये अगर टोटल लेंथ हमारा L है तो ये इसी के बराबर होगा, इसी का इफेक्ट होगा, बाकी सब साइड का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये आ गया आपका लाइन इंटीग्रल BDL इज इक्वल टू BL, क्लियर। अब यहाँ पर आपको मालूम है, अगर हम करंट देखें किसके बराबर होगा, तो करंट पासिंग थ्रू द लूप इज इक्वल टू, हमें मालूम है I इज इक्वल टू क्या होता है, NIL, करंट इज इक्वल टू होता है NIL, जितना इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो, और नंबर ऑफ जितने टर्न्स हैं वो,
और आपका लेंथ। तो NIL इसमें कितना करंट फ्लो होगा, NIL के बराबर होगा। इन वन टर्न इज वन करेंट, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये कैसे आ गया है, अगर एक टर्न रहेगा तो उसमें I करंट फ्लो हो रहा है, अगर 1 यूनिट करंट के बारे में देखेंगे तो NI करंट फ्लो हो रहा है, अगर टोटल लेंथ उसकी L है तो टोटल करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NIL हो गई। इसलिए यहाँ पर लिखा है टोटल करंट इज इक्वल टू NIL। तो ये एक डेरिवेशन था आपका एम्पियर्स लॉ और साथ में सोलेनोइड पर बेस्ड कुछ बातें थी जो स्टेप वाइज मैंने समझाया है, इसको इसी तरीके से आप नोट करेंगे। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं, एम्पायर अप्लाइंग द एम्पियर्स लॉ, जो हमने ये फार्मूला फाइंड किया है कि म्यू नॉट NIL, आई की जगह हमने रख दिया NIL, तो म्यू नॉट NIL इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये BL के बराबर है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये L से L कैंसिल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, लेंथ का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यहाँ लेंथ देखिए कैंसिल हो गई है, लेंथ कैंसिल हो गई है, तो लेंथ का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। किसका इफेक्ट पड़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ये नंबर ऑफ टर्न, तो जितना नंबर ऑफ टर्न अधिक होगा उतना ही ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो ये आपकी कुछ बातें हैं मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित, आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। इसको अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ओके।